हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कल की क्लास में हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 1 देखा था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे। आई होप आप लोगों ने कल वाली क्लास देखी थी जहां पे हमने समझा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। अगर आपने नहीं देखी वो क्लास तो उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे मिल जाएगा, जाकर वो क्लास भी देखिए। अब देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करें तो कल हम लोगों ने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात करते हैं ये क्या है। इट इज अ पॉलिसी जो कौन लेकर आता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आते हैं, सो दैट कंट्री के अंदर लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सके, लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा सके, टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पे लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के बारे में जब बात हो रही है तो उसके लिए क्या चाहिए, वी नीड सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स। दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, नंबर 1 क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड नंबर 2 इज द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जैसे हमें नाम ही बता रहा है, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करते हैं इकोनॉमी में थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट एंड सो ऑन, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है लिक्विडिटी की वहां पे हमें फर्क होता हुआ दिखाई देता है। अभी थोड़ी देर में जब मैं आपके साथ बैंक रेट, सीआरआर, रेपो एंड सो ऑन डिस्कस करूंगी तो 1 बाय 1 आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। लाइकवाइज जब हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्वालिटी पे बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है वहां पे टारगेट क्या किया जाता है, वहां पे बिहेवियर टारगेट किया जाता है। यहाँ ये जो है क्वांटिटेटिव टूल्स, ये डायरेक्ट टूल्स होते हैं कि लेट से अगर हम लोगों ने रेपो रेट के बारे में बात करेंगे तो रेपो रेट को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेपो रेट को इंक्रीज करने से क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो डायरेक्टली हमें लोन महंगे में मिलेगा। ठीक है, तो हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो वो महंगे रेट्स के ऊपर लोन लेने के लिए रिलक्टेंट होता है। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट टारगेट नहीं किया जाता, यहाँ पे आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पे, हमारा फर्स्ट रेट आता है बैंक रेट। अब जब आप बैंक रेट के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे हम किस किस के बीच में बात करेंगे, हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कमर्शियल बैंक्स, अब कमर्शियल बैंक्स को जब लोन चाहिए होता है तो वो अप्रोच करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। जैसे अगर हमें लोन चाहिए, मुझे या आपको लोन चाहिए, हम किसके पास जाएंगे, हम बैंक्स के पास जाएंगे, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी लोन लेने के लिए आ सकता है। ठीक है, इट्स नॉट कि वो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आएगा, कमर्शियल बैंक किसी और बैंक के पास जा सकते हैं, मार्केट से लोन उठा सकते हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कमर्शियल बैंक को अगर लोन चाहिए तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आएगा। अब लोन लेना है कमर्शियल बैंक को तो लोन दो तरीके से लिया जा सकता है, शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जब हम बैंक रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, लेकिन ये जो बोरोइंग है ये किसके लिए है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, लंबे समय के लिए बोरोइंग जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से कर रहा है तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करेगा फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज बैंक रेट। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, बैंक रेट। और याद रखना इस समय कोई भी कोलेटरल नहीं रिक्वायर्ड होता, नो कोलेटरल इज रिक्वायर्ड। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं बैंक रेट क्या है, इसको आप कैसे समझेंगे,
जैसे नॉर्मली किसी को भी बोरो करना है तो बोरो करने के लिए दूसरी पार्टी उसको क्या चार्ज करने वाली है, दूसरी पार्टी उसको चार्ज करने वाली है रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसी तरीके से जब हम बैंक रेट के बारे में बात करते हैं, हम कमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कमर्शियल बैंक बोरो करता है, किससे बोरो करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और ये किस पीरियड के लिए होता है, इट इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और यहाँ पे कोई भी कोलेटरल रिक्वायर नहीं होता। जब हम बैंक रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं, बैंक रेट को चेंज कर सकते हैं। बैंक रेट को चेंज करने से क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक के ऊपर चार्ज किया जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वो चेंज होगा। ठीक है, यही होगा ना। तो अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है, अगर आपका बैंक रेट इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगे रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड कर रहा है टू द कमर्शियल बैंक। इसका मतलब इंक्रीज इन बैंक रेट का मतलब है कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर कमर्शियल बैंक ने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो मार्केट में अगर मुझे कमर्शियल बैंक से लोन लेना है तो क्या कमर्शियल बैंक मुझे सस्ते में लोन देंगे या अब और महंगे में लोन देंगे। तो जो रेट पहले चल रहा था उसके कंपैरेटिवली अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे महंगे में क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। इसका मतलब मार्केट के अंदर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, फॉल होगा। इन्वेस्टमेंट फॉल होने का मतलब है एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी। अगर एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी, अल्टीमेटली हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलेगा प्राइसेस विल फॉल इन द इकोनॉमी। क्लियर, यहाँ तक समझ आया कि बैंक रेट को देखकर हमने क्या देखा कि बैंक रेट को चेंज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं, जो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करता है एग्रीगेट डिमांड को इकोनॉमी में और प्राइस लेवल को इकोनॉमी में। क्लियर, यहां तक समझ आया। इसी तरीके से अगर हम बैंक रेट को कम कर दे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर बैंक रेट को कम कर दे, तो बैंक रेट को कम करने का मतलब है कमर्शियल बैंक को क्या पे करना पड़ेगा, अब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब कमर्शियल बैंक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा तो ये मार्केट में ट्रांसलेट होगा, और मार्केट में अगर मुझे या आपको लोन लेने जाना है तो हमें भी सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बैंक रेट अगर कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा। तो आपको ये समझ आया होगा कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो उस समय क्या करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट को कम करेगा। बैंक रेट को कम कब करेगा, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगेगा कि इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है, तो डिफ्लेशन के टाइम बैंक रेट कम होगा। लाइकवाइज अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब एग्रीगेट डिमांड को हमें कम करना है, तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट को बढ़ाएगा सो दैट हमारा प्राइस लेवल या जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं वो इकोनॉमी के अंदर कम हो। क्लियर, तो ये था हमारा बैंक रेट। दूसरा हमारा है CRR। हम लोग ये देखकर लास्ट में देखेंगे कि इस समय प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और साथ में जो MPC की मीट हुई थी December 6 को, उसके भी कुछ पॉइंट्स को देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है दैट इज CRR। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो। CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशो। अब अगर हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में बात करें तो बैंक्स के पास क्या आता है, बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आते हैं। तो डिपॉजिट्स में चाहे डिमांड डिपॉजिट्स आए
चाहे आपके टाइम डिपॉजिट्स आए। अब टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में का कुछ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ कैश किसको, बैंक्स को रखना पड़ता है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो बेसिकली क्या है, बैंक्स को जितने भी बैंक्स के पास जितने भी डिपॉजिट आए, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में आए चाहे वो टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में आए, तो उसका 1% इन द फॉर्म ऑफ कैश बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। और ये जो रेशो है, दिस रेशो इज नोन एज कैश रिजर्व रेशो। अब यहाँ पे लेट्स से बैंक के पास पैसे आए, 100 रुपीज आए बैंक के पास। जब बैंक्स के पास 100 रुपीज आए, आउट ऑफ दिस 100 बैंक्स को 20 रुपीज रखने पड़े, किसके पास, 20 रुपीज रखने पड़े विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ CRR। ठीक है, 20 रुपीज रख दिए बैंक ने। इसका मतलब मार्केट में इस डिपॉजिट से लोन देने के लिए बैंक के पास कितना पैसा बचा, बैंक के पास बचा 80 रुपीज। तो क्रेडिट देने के लिए, ठीक है, अभी क्रेडिट मल्टीप्लायर लगता है यहाँ पे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्रेडिट मल्टीप्लायर के बाद ये जो ओवरऑल लोन का अमाउंट होता है मार्केट में वो ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको यही समझना है, अगर CRR 20 रुपीज रखने होते हमें जिसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, उस समय लोन देने के लिए बैंक के पास 80 रुपीज रहते। लाइकवाइज अगर 100 रुपीज में से 40 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ CRR रखना पड़ता, तो क्रेडिट देने के लिए क्या बचता, 60 रुपीज। तो हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ से कि अगर CRR का अमाउंट बढ़ता जाएगा, CRR का अमाउंट अगर बढ़ता जाएगा, तो लोन देने के लिए बैंक के पास पैसा क्या होगा, कम होगा। तो लोन देने के लिए पैसा कम करना है अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को CRR बढ़ाना पड़ेगा। और RBI कब लोन देने के लिए पैसा इकोनॉमी के अंदर कम करना चाहेगा, जब एग्रीगेट डिमांड उसको कम करनी है, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I+G। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि लोन कम आए मार्केट में, उधारी पे पैसा बैंक्स कम दे, तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या करना पड़ेगा, उस समय CRR को बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर कम हो। तो यहाँ पे अगर CRR बढ़ेगा तो क्या होने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, बिकॉज मनी सप्लाई कम है मार्केट में, लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा मार्केट में। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब है प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर कम होगा। तो हम लोगों को जब भी इन्फ्लेशन देखने को मिलता है इकोनॉमी में, तो उस समय चांस होता है कि इकोनॉमी में क्या होगा, CRR को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, CRR को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, सो दैट इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर। लेकिन अगर इकोनॉमी में इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दिखता, डिफ्लेशन का मतलब क्या है, इकोनॉमी में प्राइस लेवल कम है, डिमांड कम है, तो डिफ्लेशन के टाइम क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का मतलब है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो डिफ्लेशन में क्या होगा, CRR कम होगा, सो दैट इकोनॉमी में सस्ते रेट्स के ऊपर लोन प्रोवाइड किए जाए बाय बैंक्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पे कम होगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगा इकोनॉमी में और प्राइस लेवल भी इंक्रीज करेगा इकोनॉमी में। तो ये है हमारा कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो का मतलब ही क्या है कि बैंक्स आउट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में है चाहे वो टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में है, उसमें से उनको मैंडेटरी कितना परसेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना पड़ता है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो रेशो है ये, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस रेशो इज नोन एज CRR। CRR। और यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे CRR तो आपको पता चल गया, 1/CRR इज द क्रेडिट मल्टीप्लाई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मे बी किसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाए कि इनमें से क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है,
तो 1/CRR इज योर क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसका मतलब आप यहाँ से भी बता सकते थे, अगर CRR कम होगा तो क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा का मतलब है इकोनॉमी के अंदर लोन जो है वो ज्यादा है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। अब थर्ड वन इज द रेपो रेट। रेपो रेट के बारे में अगर हम बात करें, रेपो रेट इज ऑल्सो नोन एज रीपर्चेज रेट। इसके दो और नाम है जो आपको पता होने चाहिए। रेपो रेट को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर 1, इट इज ऑल्सो नोन एज रीपर्चेज रेट। नंबर 2, हम इसको क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द पॉलिसी रेट। तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन सा रेट इन सब में से पॉलिसी रेट के नाम से जाना जाता है और कौन सा रेट इनमें से रीपर्चेज रेट के नाम से जाना जाता है। अब जैसे हमने बैंक रेट पढ़ा था, लाइफ वाइज हम रेपो रेट पढ़ते हैं। बैंक रेट में हम लोगों ने क्या देखा? लॉन्ग टर्म लेंडिंग के बारे में बात हो रही है, लेकिन रेपो रेट में किसके बारे में बात होती है? शॉर्ट टर्म लेंडिंग के बारे में बात होती है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? कमर्शियल बैंक लोन लेगा किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक पे करेगा टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर शॉर्ट टर्म लेंडिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज रेपो रेट। इसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट या रीपर्चेज रेट। यहाँ पे हम इसको रेपो रेट या रीपर्चेज रेट क्यों कहते हैं? देखिए, रीपर्चेज, यहाँ पे रीपर्चेज टर्म से ही आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे किसी ना किसी चीज का परचेज के दोबारा परचेज होने के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे किस चीज के दोबारा परचेज होने में बात हो रही है? कोलेटरल के। बेसिकली जब कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन चाहिए तो यहाँ पे उनको क्या रखना पड़ता है? उनको कोलेटरल रखना पड़ता है, यहाँ पे सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जब ये सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक रखते हैं तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एग्रीमेंट साइन करता है विद दिस कमर्शियल बैंक, जिसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा कि फ्यूचर डेट पे आपको मेरे से ये सिक्योरिटीज वापस लेनी पड़ेंगी। तो एक एग्रीमेंट साइन होगा बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द कमर्शियल बैंक कि आपको हमसे क्या करना पड़ेगा? रीपर्चेज करनी पड़ेंगी ये पर्टिकुलर सिक्योरिटीज ऑन अ फ्यूचर डेट, सो दैट लिक्विडिटी मेंटेन रहे इकोनॉमी के अंदर। जो पैसा हमारे पास आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आया कमर्शियल बैंक से, वो पैसा वापस से मार्केट के अंदर आए। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन करता है विद दिस कमर्शियल बैंक, सो दैट ऑन अ फ्यूचर डेट कमर्शियल बैंक क्या करेगा? सिक्योरिटीज परचेज करेगा फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेपो रेट या पॉलिसी रेट। और इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज रीपर्चेज रेट। अब पॉलिसी रेट इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज द इम्पोर्टेंट रेट जहां पे अगर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना होता है तो सबसे पहले जो रेट टारगेट करने की कोशिश की जाती है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज योर रेपो रेट। अब यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन होगा तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगा तो रेपो रेट को कम करेंगे या बढ़ाएंगे? हम लोग क्या करेंगे? इन्फ्लेशन होगा तो हमें क्या करना है? एग्रीगेट डिमांड को कम करना है। एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू C+I+G। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को कम करने का मतलब है इन्वेस्टमेंट को कम करना है, और इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशन दिखता है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन के टाइम क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना है। इसका मतलब यहाँ पे रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। रेपो रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट अगर कम हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड विल फॉल इन द इकोनॉमी और प्राइस लेवल विल ऑटोमेटिकली फॉल। लाइकवाइज अगर हम डिफ्लेशन के बारे में बात करें तो डिफ्लेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें क्या करना है? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, बिकॉज डिफ्लेशन में प्राइस कम है ना, प्राइस कम है, इसका रिवर्स जाना है हमें। तो डिफ्लेशन में हम क्या करेंगे? रेपो रेट को कम करेंगे, सो दैट
रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में कम हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस लेवल इकोनॉमी में बढ़ेगा और हमारा जो इकोनॉमी है वो डिफ्लेशन से बाहर आ जाएगी। क्लियर? नंबर 3 इज द रिवर्स रेपो। जब नंबर 4 इज द रिवर्स रेपो। देखिए रिवर्स रेपो जैसे हमें नाम पे ही पता चल रहा है, इसी का उल्टा है। अब जब आप रिवर्स रेपो के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उल्टा होगा। पहले क्या हो रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कमर्शियल बैंक बोरो कर रहा था, लेकिन अगर आप कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी है, जहां पे कमर्शियल बैंक्स को नहीं लग रहा कि मेरे पास कोई सोर्स है जहां पे मैं ये पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो एट दैट टाइम कमर्शियल बैंक क्या करेगा, वो पैसा जो एक्सेस लिक्विडिटी की फॉर्म पे है वो पैसा कमर्शियल बैंक किसके पास रखेगा, कमर्शियल बैंक वो पैसा रख देगा विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया, विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब एक्सेस पैसा रखा तो उसके लिए एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा बाय रिजर्व बैंक टू द कमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक को क्या मिलेगा, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलेंगे आप इसको, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट के बारे में अगर हम बात करें, अगर रिवर्स रेपो रेट हाई होगा, रिवर्स रेपो रेट अगर हाई होगा इकोनॉमी में, तो इसका मतलब क्या है, रिवर्स रेपो रेट हाई है इकोनॉमी में, इसका मतलब कमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा इंसेंटिव है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपना एक्सेस पैसा रखे। तो कमर्शियल बैंक के पास जब ज्यादा इंसेंटिव है तो वो क्या करेगा, वो रखेगा ज्यादा पैसा विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक विल पार्क एक्सेस मनी विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर कमर्शियल बैंक ने ज्यादा पैसा रख दिया विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब जो लोन देने के लिए पैसा अवेलेबल है विद द कमर्शियल बैंक वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई विल फॉल डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब रेपो रेट इंक्रीज करेगा, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करेगा इकोनॉमी में, तो उस समय कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, अपना एक्सेस पैसा जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पार्क करेंगे, बिकॉज उनको बैठे बैठे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उनको पता है मेरा पैसा सिक्योर है, सेफ पोजीशन पे है। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगी। इसी का रिवर्स केस अगर हम देखें, रिवर्स रेपो रेट अगर फॉल कर जाएगा, इसका मतलब आप जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा रखे, उनको इससे बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे मिलेगा वो वहां जाके पैसा रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो इंसेंटिव और लेस इंसेंटिव हम बोलेंगे। तो लेस इंसेंटिव का मतलब है वो लोग यहाँ पे पैसा नहीं रखेंगे और इस टाइम पे मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं, डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, उस समय क्या करना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, क्या रिवर्स रेपो रेट को कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे अगर डिफ्लेशन है इकोनॉमी में तो उस समय क्या करना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मनी सप्लाई को बढ़ाना है, और मनी सप्लाई को बढ़ाने का मतलब है हमें यहाँ ये सिचुएशन पे आना है। तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए रिवर्स रेपो रेट कम होना चाहिए इकोनॉमी में। क्लियर? SLR stands for Statutory Liquidity Ratio। SLR, इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। SLR की फुल फॉर्म क्या है, Statutory Liquidity Ratio।
अब जब हम एसएलआर के बारे में बात करते हैं, इसको हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? सीआरआर के साथ। कैश रिजर्व रेशो में मैंने आपको क्या बोला? सीआरआर में क्या होता है? टोटल डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास है उसका एक कुछ परसेंट किसके कमर्शियल बैंक्स को किसके पास रखना पड़ता है? विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जब हम एसएलआर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कैश के साथ साथ क्या होता है? अदर लिक्विड एसेट्स आते हैं। लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश, नंबर 1 कैश, नंबर 2 गोल्ड, और नंबर 3 इज द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहीं ना कहीं सीआरआर की तरह होती है, लेकिन सीआरआर में क्या होता है? सिर्फ कैश होता है। यहाँ पे क्या होता है? कैश, गोल्ड, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। और दूसरा, सीआरआर में क्या होता है? कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कमर्शियल बैंक को अपने पास पैसा रखना पड़ रहा है। यहाँ पे कमर्शियल बैंक को अपने पास डेली बेसिस पे क्या करना पड़ता है? अपने पास 1% जो भी परसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेंशन किया होगा अपनी पॉलिसी के अंदर, उस परसेंट को में लिक्विड एसेट्स को अपने पास रखना पड़ता है, सो दैट कभी भी जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास लिक्विडिटी क्रंच ना आए। अगर कोई अपना डिमांड डिपॉजिट्स में से पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो उसको कमर्शियल बैंक जो है वो टाइमली पैसा दे सके, और बाकी भी जो उनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट है पैसे की, वहां पे उनको प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को बोलता है कि आपको क्या करना है? अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो आपको लिक्विड एसेट्स में पैसा रखना है। लिक्विड एसेट्स का मतलब है कैश, गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, और ये डेली बेसिस में उनको अपने पास रखना होता है। अब यहाँ पे एसएलआर कब होता है और ज्यादा कब होता है? देखिए, फिर से हम दोनों केसेस करेंगे, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन का। अगर इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का मतलब प्राइसेस कम है, और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट क्या होगा डिफ्लेशन के टाइम? मनी सप्लाई को बढ़ाना। और मनी सप्लाई को बढ़ाने का मतलब है पैसा क्रेडिट के लिए ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को बोलेगा एसएलआर को कम कर दो, बिकॉज अगर एसएलआर कम होगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर 100 में से आप 20% रख रहे हो एसएलआर में, तो क्रेडिट के लिए कितना, लोन के लिए कितना पैसा बचा कमर्शियल बैंक के पास? 80 रुपीज। लाइकवाइज अगर एसएलआर को हम बढ़ाकर 40% कर दे तो यहाँ पे कितना पैसा बचेगा? 60 रुपीज फॉर लोन। इसका मतलब अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? एसएलआर को कम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको समझ आया होगा। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने का मतलब है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। और अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में तो इसका रिवर्स होगा। रिवर्स क्या होगा? इन्फ्लेशन के टाइम एसएलआर कम होगा, सो दैट मनी सप्लाई क्या होगी? मनी सप्लाई विल फॉल। सॉरी, इन्फ्लेशन के टाइम एसएलआर बढ़ेगा, सो दैट मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई कम होने का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। इन्वेस्टमेंट कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम है तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। क्लियर? तो आपको समझ आया एसएलआर में क्या होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई 6 दिसंबर को, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे बेस्ड ऑन दीज पॉलिसी रेट्स। एमपीसी की जो मीटिंग हुई वहां पे जो सिचुएशन थी वो क्या थी? उस समय इकोनॉमी के अंदर जो जीडीपी था वो कम था, लो जीडीपी था, आप लोगों ने देखा होगा। और इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन जो था वो प्रिवेल कर रहा था। लो जीडीपी के लिए होना क्या चाहिए था? इंस्ट्रूमेंट्स को समझने की कोशिश करना। लो जीडीपी में क्या होना चाहिए? ग्रोथ कम है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन कम है।
तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना था, हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, और इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगी, जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, सो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में कम होगा, यही होगा। तो अगर लो जीडीपी के बारे में बात करें तो इकोनॉमी में क्या होना चाहिए था, लो जीडीपी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम होना चाहिए था और मनी सप्लाई को बढ़ना चाहिए था। इसका जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, तो एक बार उसको भी पढ़ लेना, सो दैट आपको फैक्ट्स भी पता चलेंगे क्या क्या रेट्स चल रहे थे। और हाई इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में है तो इस समय क्या होना चाहिए था, इन्फ्लेशन के टाइम हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए और मनी सप्लाई को कम करना चाहिए। अब यहाँ पे एक डिलेमा आ गया विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिलेमा आ गया विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर मनी सप्लाई को बढ़ाएगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई को बढ़ाने से लो जीडीपी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मनी सप्लाई को बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा इकोनॉमी में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या पॉलिसी लानी थी, यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज होगी। तो हमारा जो पॉलिसी रेट है, कौन सा है पॉलिसी रेट, रेपो रेट। यहाँ पे रेपो रेट को लेकर इन्होंने क्या बोला, जो हमारी मीटिंग हुई एमपीसी की, उन्होंने बोला कि हम कोई भी चेंज नहीं लाएंगे रेपो रेट में, और यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए दैट इज न्यूट्रल स्टांस। क्या बोलेंगे हम उसको, न्यूट्रल स्टांस, कि रेपो रेट को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला अगर हमने रेपो रेट को कम कर दिया तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो विच इज नॉट राइट फॉर द इकोनॉमी। लेकिन जीडीपी की प्रॉब्लम को भी तो सॉल्व करना है। अब लो जीडीपी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सीआरआर को कट किया गया, सीआरआर को कम किया गया, बिकॉज अगर सीआरआर को आप कम करोगे तो आपको मैंने क्या बताया, सीआरआर में क्या है, 1 CRR इज योर क्रेडिट मल्टीप्लायर। अगर सीआरआर कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट क्रिएशन के लिए इकोनॉमी में सीआरआर को कम किया गया, और इन दोनों के रेट्स आपको पता होने चाहिए। जो हमारा रेपो रेट है वो 6.5% ही रहेगा, 6.5%। 2 महीने बाद जब वापिस से मीटिंग होगी तो मे बी वहां पे चेंजेस दिखाई दे, लेकिन अभी के लिए रेपो रेट आपको याद रखना है, इट इज 6.5%। और जो सीआरआर है वो कितना कम किया गया, पहले वो 4.5% था, नाउ इट इज 4%। ठीक है, तो आपको ये दोनों फिगर्स पता होनी चाहिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे तो आपको पता होना चाहिए रेपो रेट इट रिमेन्स एज इट इज, पहले कितना था 6.5%, वो अभी भी कितना है 6.5%, लेकिन सीआरआर को कम किया गया। और सीआरआर को जब कम करेंगे तो क्या होगा, अब लोन देने के लिए पैसा रिलीज होगा इकोनॉमी में, और कितना, यहाँ पे इसका नंबर लिखा गया 1.16 लाख करोड़, 1.16 लाख करोड़, इतना पैसा जो है वो रिलीज हो जाएगा इकोनॉमी में। जब सीआरआर फॉल किया फ्रॉम 4.5% टू 4%, तो कितना पैसा रिलीज करेगा, 1.16 लाख करोड़, ये आपको पता होना चाहिए। तो एमपीसी की मीटिंग में ये जो 2 हाइलाइट्स है जो आपको पता होने चाहिए, क्लियर। अब आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पे। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब जब भी हमें लोन चाहिए होता है, हम क्या रखेंगे बैंक्स के पास, हम रखते हैं एक सिक्योरिटी दैट इज नोन एज कोलेट्रल। तो यहाँ पे जब भी हमें लोन बैंक के द्वारा ग्रांट किया जाता है तो उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होती कोलेट्रल के। यहाँ पे क्या होता है, एक मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट बेसिकली डिफरेंस होता है किसका, वैल्यू ऑफ दिस कोलेट्रल। अगर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को लोन चाहिए था, ठीक है, लोन चाहिए हमें 50 लाख रुपए का, लेकिन जब हमें वो लोन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें एक सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। लेट से मेरे पास एक घर था जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो उसका अगर मैं 50 लाख का लोन लेने गई तो मैं वो घर रख रही हूँ,
और मुझे बैंक ने बोला इस घर की जगह पे हम आपको 60 लाख का लोन दे सकते हैं। 40 लाख क्या है, इट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे बैंक ने मुझे किस बेसिस पे लोन दिया, बैंक ने देखा मेरा जो कोलेटरल था, जो घर था, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बैंक ने मुझे लोन ग्रांट किया। मार्जिन रिक्वायरमेंट में बेसिकली क्या देखते हैं हम, इट इज द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ कोलेटरल माइनस वैल्यू ऑफ द लोन ग्रांटेड। अब यहाँ पे अगर 1 करोड़ का घर है जिसके वैल्यू ऑफ कोलेटरल अगर 1 करोड़ है और मार्जिन रिक्वायरमेंट 40 लाख रुपए है कि बैंक 40 लाख अपने पास रखेगा और आपको जो बाकी वैल्यू बच रही है उस कोलेटरल के उतना लोन ग्रांट करेगा। तो माइनस 40 करोड़ दैट इज योर मार्जिन रिक्वायरमेंट, इट इज इक्वल टू योर वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। इसका मतलब अगर 40 करोड़ मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो उस समय कितना लोन मिल सकता है, 60 करोड़ का। लाइकवाइज अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 50 करोड़ होती तो लोन कितने का मिल सकता था, 50 करोड़ का। इसका मतलब लोन कितना मिलेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्जिन रिक्वायरमेंट, यही मतलब है। अब इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो इन्फ्लेशन के टाइम मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इन्फ्लेशन के टाइम बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन के टाइम मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक्स क्या करती है, बढ़ा देती है सो दैट आपको जो लोन है वो इजीली ना मिले। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इन्फ्लेशन के टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिकॉज इन्फ्लेशन के टाइम मनी सप्लाई को कम करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी सो दैट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज करेगा। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट फॉल करेगा। इन्वेस्टमेंट फॉल करेगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। क्लियर। तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट में अगर आप देखेंगे तो वो डिपेंड कर रहा है आपके पास कितने की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, कोलेटरल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बिहेवियर को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कोई भी पॉलिसी रेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट करने की कोशिश नहीं की जा रही, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली टारगेट करने की यहाँ पे कोशिश नहीं की जा रही। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करें वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं की गई। क्लियर। लाइकवाइज अगर हम डिफ्लेशन के बारे में बात करें तो डिफ्लेशन में क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगी सो दैट लोग लोन ले, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो। डिफ्लेशन के टाइम मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगी। क्लियर यहां तक। नंबर 2 इज द राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट को कहाँ पे क्रेडिट टारगेट करना है उसके ऊपर बात करता है। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या किया जाता है, क्रेडिट कहाँ पे सप्लाई होना चाहिए, किन एरियाज के अंदर क्रेडिट नहीं अवेलेबल होना चाहिए, उस चीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं। जैसे अगर मार्केट के अंदर अनियन प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर अनियन प्राइसेस राइज होंगे मार्केट के अंदर तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चेक करना पड़ेगा कि जो अनियन का प्रोड्यूसर है उसको अब इन्वेस्टमेंट के लिए उसको लोन्स ना मिले। ठीक है, सो दैट जो उसने होर्डिंग की हुई है वो सामान वो मार्केट के अंदर रिलीज करे और ये सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो। तो यहाँ पे अनियन प्रोड्यूसर के लिए क्या हो जाएंगे, लोन्स महंगे हो जाएंगे, लोन्स विल बिकम एक्सपेंसिव। और यहाँ पे जैसे ही लोन्स एक्सपेंसिव होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, होर्डिंग की प्रॉब्लम खत्म होगी। ये जो मार्केट में इनके पास जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं, जो अनियन प्रोड्यूस हो चुका है वो मार्केट के अंदर रिलीज होगा। उसी तरीके से अगर क्रेडिट हमारे पास जो है वो लिमिटेड है, जैसे ड्यूरिंग इमरजेंसी हम लोगों ने देखा 1975 में जो इमरजेंसी थी उसमें काफी एरियाज के अंदर क्या किया गया, काफी जगहों पे क्रेडिट लोन्स इजीली नहीं दिए जा रहे थे। क्यों नहीं दिए जा रहे थे, बिकॉज वहां पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या यूज किया, प्रोविजन ऑफ राशनिंग ऑफ क्रेडिट, सो दैट जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता था कि लोन्स ना इजीली मिले वहां पे लोन्स को महंगे रेट्स पे दिया गया, लोन्स को एक्सपेंसिव किया गया।
इट्स नॉट लाइक कि सारी इकोनॉमी के लिए लोन महंगे हो गए, क्योंकि अगर हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर राइज किया तो वो सबके लिए है इकोनॉमी में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कि यहाँ पे पर्सन ए को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, पर्सन बी को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, पर्सन सी को मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे एक कैटेगराइजेशन हो रहा है, लेकिन इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वहां पे कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं होता। क्लियर, 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। नंबर थर्ड इज द मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 चीजों का यूज करते हैं। नंबर 1 परसुएजन, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को परसुएट करेंगे कि इस तरीके की पॉलिसी जो है वो बेटर है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, तो आप इसको परस्यू करें। अदर देन दैट यहाँ पे वो क्या यूज करते हैं, प्रेशर। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लग रहा है कि ये पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक हमारी पॉलिसीज के साथ अलाइन नहीं कर रहे, तो वो उस समय क्या करते हैं, वो उस समय प्रेशराइज करते हैं कमर्शियल बैंक्स को, सो दैट वो स्पेसिफिक पॉलिसीज जो है, स्पेसिफिक जो टारगेट्स हैं जो अचीव नहीं हो रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो अचीव किए जा सके थ्रू कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू परसुएजन एंड प्रेशर क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स को बोलते हैं कि हमारी पॉलिसीज के साथ अलाइन करो, जो पॉलिसीज जरूरी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। नंबर 4 अगर हम बात करें कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन के बारे में बात आए तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहले ही पॉलिसीज आ जाएंगी रिगार्डिंग ईएमआईज, डाउन पेमेंट के रिगार्डिंग, लोन रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग, यहाँ पे एडवांस में पॉलिसीज आती हैं। यहाँ पे डाउन पेमेंट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, लोन ड्यूरेशन क्या होगा, एटसेट्रा, वो सारा फिक्स किया जाता है एडवांस में इन केस ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। तो यहाँ पे आपको पता है कि डाउन पेमेंट कितना देनी है आपको। यहाँ पे आपको पता है आपने जो लोन लिया है उसके लिए आपको कितनी ड्यूरेशन में उस लोन को रीपे करना है। तो आप उसी के अकॉर्डिंगली अपना सारा प्लान करेंगे कि मुझे इतना लोन लेना है, इस ड्यूरेशन के लिए लेना है, एंड सो ऑन। लास्ट इज द पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं, काफी सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या मेंशन करते हैं कि क्या गुड है इकोनॉमी के लिए एंड व्हाट इज बैड फॉर द इकोनॉमी, व्हाट इज गुड फॉर द इकोनॉमी एंड व्हाट इज बैड फॉर द इकोनॉमी, सो दैट यहाँ पे जो इकोनॉमी में गुड है उस तरीके से लोग एक्ट करें, सो दैट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फुलफिल हो सके अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये थे हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और इससे पहले हमने देखे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब आप लोगों के लिए एक होम असाइनमेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज के टाइम पे क्या अलग अलग रेट्स चल रहे हैं। मैंने 2 रेट्स अभी आपके साथ शेयर किए, रेपो रेट दैट इज 6.5% और CRR 4%। क्लियर? तो यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।